स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने वन लाइन आंसर और फिलिंग द ब्लैंक्स दो रिवीजन कंप्लीट किया। आज हम करेंगे गद्य विभाग का सेक्शन ए, 2-3 वाक्य में उत्तर। तो उसमें चैप्टर नंबर 2 है। जैसे आपको मैंने जो पेपर स्टाइल तो नहीं मिली है, बट आपको कोर्स मिल गया है। 10th का आपको कोर्स मिल गया है। तो उसमें चैप्टर नंबर 2, 6 और 8 दिया है। तो उसके हम आज 2-3 वाक्य में उत्तर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है सेकंड चैप्टर का, बूढ़ी काकी कब रोती थी? तो इसका आंसर होगा जब लड़के उन्हें बहुत सताते थे, कोई चुटकी काटता था, कोई उन पर पानी की कुल्ली करता था। अपने माता पिता की देखा देखी करके बच्चे भी उन्हें सताते थे। तब या तो फिर भोजन न मिले या कम मिले, और कोई वस्तु बाजार से आए और उन्हें न मिले, तब बूढ़ी काकी रोती थी। तो ये फर्स्ट का आंसर था। सेकंड जो है ना, आपकी टेक्स्ट बुक में सेकंड क्वेश्चन है, इसमें मैंने नहीं लिखा है। तो जो सेकंड का आंसर है ना, वो फर्स्ट का है, वही आएगा। तो अब हम डायरेक्ट थर्ड क्वेश्चन करेंगे। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की कैसी तस्वीर नाचने लगी? तो आंसर होगा बूढ़ी काकी की कल्पना में खूब लाल लाल फूली फूली नरम नरम पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। साथ में अजवाइन और इलायची की महक से भरी कचौड़ियाँ भी कल्पना में तैरने लगी। फोर्थ क्वेश्चन, इस पेज में थर्ड क्वेश्चन आ गया है, लेकिन वो हमने अगले पेज में भी ऑलरेडी कर लिया है, इसलिए हम फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं। थाली में भोजन सजाकर बूढ़ी काकी को खिलाते समय रूपा ने क्या कहा? तो इसका आंसर होगा बूढ़ी काकी को भोजन खिलाते समय रूपा अपने बूढ़े व्यवहार की माफ़ी मांगने लगी। क्या हुआ? तो बूढ़ी काकी को भोजन खिलाते समय रूपा अपने बुरे व्यवहार की माफ़ी मांगने लगी। बूढ़ी काकी के प्रति अपने इस व्यवहार के लिए वो भगवान से भी माफ़ी मांगने लगी। अपनी गलती का काकी बुरा न माने, ऐसा वो काकी को कहने लगी। रिपीट कर दूं, बूढ़ी काकी को भोजन खिलाते समय रूपा अपने बुरे व्यवहार की माफ़ी मांगने लगी। बूढ़ी काकी के प्रति अपने इस व्यवहार के लिए वो भगवान से भी माफ़ी मांगने लगी। अपनी गलती का बुरा न माने, ऐसा वो काकी को कहने लगी। फिफ्थ क्वेश्चन है, बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी की संपत्ति कैसे हथिया ली थी? तो इसका आंसर होगा बुद्धिराम ने संपत्ति की लालच में आकर बड़े बड़े वादे किए थे। काकी के साथ अच्छी अच्छी बातें भी की थी, परंतु उसने अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया था और अपनी मीठी वाणी से पूरी संपत्ति हथिया ली। इस प्रकार से उसने, मतलब यही आएगा कि पूरी संपत्ति उसने हथिया ली कि उसने पहले अच्छी अच्छी बातें की, फिर झूठे वादे किए और एक भी वादा उसने पूरा नहीं किया, और फिर उसकी पूरी संपत्ति इस तरह से उसने हथिया ली। 6th चैप्टर है, बूढ़ी काकी के से किसका अनुराग ज़्यादा था और क्यों? तो बूढ़ी काकी को अगर किसी से अनुराग था तो वो थी बुद्धिराम की बेटी लाडली, क्योंकि वो अपने भाइयों के डर से मिठाइयाँ बूढ़ी काकी के पास लेकर आती, बाद में खाती थी, तब बूढ़ी काकी उसकी रक्षा करती थी, इसलिए बूढ़ी काकी से उसका अनुराग था। वापस से बोल दूं, बूढ़ी काकी को अगर किसी से अनुराग था तो वो थी बुद्धिराम की बेटी लाडली, क्योंकि वो अपने भाइयों के डर से मिठाइयाँ बूढ़ी काकी के पास ले आकर बाद में खाती थी, तब बूढ़ी काकी उसकी रक्षा करती थी, इसलिए। 6th क्वेश्चन है, लेखक
क्यों कहते हैं कि बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है? तो इसका आंसर होगा, लेखक के अनुसार बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, क्योंकि बुढ़ापे में जीभ के स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा नहीं रहती। समस्त इंद्रियां, हाथ पैर जवाब दे चुके होते हैं। अन्य तो अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, अन्य को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए वो रोती थी और जीवन समाप्ति की तरफ बढ़ता है। तो इसलिए लेखक कहते हैं कि बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेकंड चैप्टर के 2-3 लाइन आंसर कंप्लीट होते हैं। अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 6। फर्स्ट क्वेश्चन है, माँ के रुष्ट होने के पीछे मल्लिका क्या अनुमान करती है? तो माँ के रुष्ट होने के पीछे मल्लिका यह अनुमान करती है कि वो वर्षा में कालिदास के साथ थी और वो भीग कर आई, जो माँ को पसंद नहीं था। मैं रिपीट कर देती हूँ कि माँ के रुष्ट होने के पीछे मल्लिका का ये अनुमान है कि वो वर्षा में कालिदास के साथ थी और भीग कर आई, जो माँ को पसंद नहीं था। सेकंड क्वेश्चन है, दंतुल कौन था? वह मल्लिका के घर कैसे पहुंचा? तो इसका आंसर है, दंतुल उज्जैनी का राजपुरुष था और उसने घायल किए हुए हिरण शावक के शरीर से टपकते हुए खून के निशानों को देखता हुआ वह मल्लिका के घर पहुंचा। थर्ड क्वेश्चन है, मल्लिका ने दंतुल को हरिण शावक के लिए हठ न करने के लिए क्यों कहा? तो इसका आंसर होगा, दंतुल ने हरिण शावक को घायल किया था और कालिदास ने उसे बचाया था। दंतुल के लिए वह अधिकार का प्रश्न था, जबकि कालिदास के लिए संवेदना का प्रश्न था। इसलिए मल्लिका ने दंतुल को हरिण शावक के लिए हठ न करने का कहा था। फोर्थ क्वेश्चन है, कालिदास दंतुल को अपराधी न मानने के लिए क्या तर्क देता है? तो इसका आंसर है, क्योंकि यूं तो पर्वत भूमि पर हरिण का आखेट करना अपराध था, पर दंतुल बाहर से आया था, उसे नियमों का ज्ञान नहीं था, इसलिए कालिदास दंतुल को अपराधी न मानने के लिए तर्क देता है। ये थोड़ा रिपीट कर देती हूँ, या तो पहले आप ऐसे लिखना है कि कालिदास दंतुल को अपराधी न मानने के लिए ये तर्क देते हैं कि यूं तो पर्वत भूमि पर हरिण का आखेट करना अपराध था, पर दंतुल बाहर से आया था, उसे नियमों का ज्ञात नहीं था, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैनी की राजसभा कवि कालिदास का सम्मान किस तरह करना चाहती है? क्या होगा कि उज्जैन नगरी की राजसभा कवि कालिदास का सम्मान किस तरह करना चाहती है? तो इसका आंसर होगा, राजकवि का पद देकर। कालिदास रचित ऋतु संहार सबको अति पसंद है और इसी रचना के रचयिता कालिदास थे, इसलिए उज्जैनी नगरी की राजसभा कवि कालिदास का सम्मान करना चाहती थी। कैसे? तो राजकवि का पद देकर, क्योंकि कालिदास रचित ऋतु संहार सबको अति प्रिय या तो अति पसंद है और इसी रचना के रचयिता कालिदास थे, इसलिए वो उनको सम्मान करना चाहती थी। नेक्स्ट अभी चैप्टर है सुधा मूर्ति वाला, चैप्टर नंबर 8। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, टेल्को विज्ञापन में चौंकाने वाली क्या बात थी? तो आंसर होगा, सुधा ने जो विज्ञापन संस्थान के नोटिस बोर्ड पे पढ़ा कि टेल्को कंपनी में जो ऑटोमोबाइल की कंपनी थी उसे परिश्रमी इंजीनियरों की ज़रूरत थी, पर नीचे लिखा था कि महिला स्त्री उम्मीदवार आवेदन न भेजे। कंपनी के विज्ञापन में यह बात सुधा के लिए चौंकाने वाली
थी। सेकंड क्वेश्चन है, सुधा ने स्त्री पुरुष के भेदभाव के लिए क्या निश्चय किया? क्या है? सेकंड क्वेश्चन है, सुधा ने स्त्री पुरुष के भेदभाव में क्या निश्चय किया? इसका आंसर होगा, सुधा ने विज्ञापन में पढ़ा कि महिला उम्मीदवार आवेदन ना भेजे, तभी उन्होंने ठान लिया कि इस बात के लिए वो कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी को सूचित करेगी कि उनकी कंपनी अन्याय कर रही है। रिपीट कर देती हूँ कि सुधा ने विज्ञापन में पढ़ा था कि महिला उम्मीदवार आवेदन ना भेजे, तभी उन्होंने ठान लिया कि इस बात के लिए वो कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी को सूचित करेगी कि उनकी कंपनी अन्याय कर रही है। मतलब स्त्रियों के प्रति अन्याय कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुधा और नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस फाउंडेशन द्वारा क्या क्या कार्य किए? इसका आंसर होगा, सुधा और नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस फाउंडेशन द्वारा सामाजिक विकास, समाज सुधारक तथा राहत कार्य के अनेक कार्य किए। उन्होंने सरकारी स्कूलों में एक कंप्यूटर और लाइब्रेरी की योजना को कार्यरूप किया। अनेक अस्पतालों को चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराए। अनेक शहरों में चिकित्सा सहायता दी और राहत कार्य करवाए। अनेक गांवों में कंप्यूटर वितरित किए। स्कूली इमारतें बनाई और छात्रों को छात्रवृत्तियां दी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेक्शन ए गद्य विभाग, गद्य नंबर 268 और टॉपिक है 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। उसके मार्क्स है 4। अभी इस पेपर स्टाइल के हिसाब से है, तो ये यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। ये वीडियो अभी यहाँ पे पूरा होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका रिवीजन करेंगे। अस्तु।